बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। हमारी शादी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। एक रात उसका मुझे मैसेज आया कि चलो शादी कर लें। ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी क्योंकि एक सेटल्ड लाइफ के बगैर शादी करना हमारे खुद साख्ता हुसूलों के खिलाफ था। हम एक दूसरे को अरसे से जानते थे, एक शहर, एक मोहल्ला और फिर एक स्कूल। हमारी पसंद टीन एज में ही मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। मुतवस्सित घरानों से होने के बावजूद उसने मेरी निस्बत बड़े मुश्किल हालात देखे थे, जिसकी एक वजह उसका मखसूस घराना थी। वो माली तौर पे भी वो बहुत मुस्तहकम नहीं थे। इसी बाइस उसने हमेशा एक सेटल्ड लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश की थी। मैं अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और हर पाकिस्तानी नौजवान की तरह डिग्री करने के बाद ये सोच रहा था कि अब कमाने के लिए क्या करना है। उस दिन उसके घर में मामूल के मुताबिक होने वाली लड़ाई कुछ मुख्तलिफ थी। जब उसका मुझे मैसेज आया तो मेरे तोते उड़ चुके थे। उसने अपने सारे उसूलों की गठरियां एक तिनके के साथ बांध दी थी और वो मैं था। उसने बस एक सवाल किया, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दे सकते हो? औरत भी अजीब से है, जब ख्वाहिश करने पे आए तो कारून के खजाने भी कम पड़ जाएं और जब गुजारा करने पर आए तो एक छत और रोटी को जन्नत बना लेती है। मैं जज्बात के मामले में उम्र अयार नहीं था। मैंने उसके अलावा कभी किसी का नहीं सोचा था। उसके एतमाद ने मेरा डर भी निगल लिया था और अगले दिन मैं सर झुकाए वालिदैन के सवालों के लश्कर के सामने मोहब्बत की तलवार लिए तन्हा खड़ा था। बादल बहुत गरजे, बरसे, लेकिन मेरे इरादों की बादबानों को गिरा न सके। उसके घर में क्या हुआ मुझे ना तो उसका अंदाजा था और ना पूछने का हौसला। उसकी तरफ से ज्यादातर लोगों का बायकाट था क्योंकि वो खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते थे। सो बड़ी सादगी से निकाह करके हम उसे घर ले आए। मेरा कमरा छोटा था, सो वालिदैन के कमरे को हमारे लिए खाली कर दिया गया। जहेज में उसके पास 2 अटैची केस थे जो शायद उसकी माँ ने अपने वाले खाली करके उसे दे दिए थे। एक में कुछ कपड़े थे जिनमें से ज्यादातर पुराने थे, दूसरे में किताबें और मेरे दिए कुछ तोहफे जो मुझे भी भूल चुके थे लेकिन उसने संभाल रखे थे। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन उन कहकों के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से आया थी। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़ के सोने की एक हल्की सी अंगूठी उसे दी, जिसे उसने ये कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ हूँ। सो जब खुद दिला सकोगे तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो जरूर पूरी करूंगा। उसने कुछ तामल के बाद कहा कि जिंदगी में 2 ही ख्वाहिशात के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे वो छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा क्या? दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियां जला के आई थी, सो उसने जबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त की तवस्सुत से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था। सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले, अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ था तो मेरे पास आई। उसने अपनी जोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। यार मुझसे झूठ नहीं बोला करो, मुझे पता है नहीं है। मैं खामोश हो गया क्योंकि पैसों की जरूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या? तुम्हारी गंदुम गांव से आती है ना? हाँ।
तुम ऐसा करो, उन पैसों की गंदम ले लो, घर के लिए भी लेनी है। गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको जरूरत है। तुम यहाँ से उठा के वहां दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट में मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पे मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था, प्लान कामयाब रहा। यह प्लान हमने घर वालों से मख्फी रखा। पैसे रह के जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गल्ला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि उनको पूरा हिसाब होता है। हमें फी मंथ 350 के हिसाब से 6300 मुनाफा हुआ। यह हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2000 मैंने उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ पे रख दिए, क्योंकि असूली तौर पर ये उसकी कमाई थी। अगले हफ्ते में उसे छोड़ के लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतज़िर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नजर आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या एहसास जिम्मेदारी। मैंने भी तहैया किया कि कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। उसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो उसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब ये था कि सुबह 7 से शाम 5 में कॉल सेंटर में था, वहां से आके सो जाता और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पर रेस्टोरेंट। वहां से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 2526 बन जाती थी, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। उस इजाफी काम का मैंने घर नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये नहीं करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 उसके हाथ में रख दिए। उसने चमकती आंखों के साथ 3 दफा गिनती की, फिर उन्हें 2 दफा चूमा और नम आंखों के साथ अपने अटैची केस में अपना हक समझ के रख लिए। उसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शे थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात उस चीज की इजाजत नहीं देते थे। उसने भी बुर्दबारी की इंतहा करते हुए खुद ही मना कर दिया। उसकी दुआएं थी या उसका रिस्क। 2 माह में मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई, जहां मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और जरूरियात के हिसाब से काफी ज्यादा थी। मेहनत की आदत तो मुझे पहले ही थी, सो फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पे नौकरी कर ली। ये काम रेस्टोरेंट से काफी बेहतर और साफ सुथरा था और तनख्वाह भी मुनासिब थी। उस नौकरी का मैंने उसे नहीं बताया कि उसको सरप्राइज दूंगा। इस दफा मैं 2 माह बाद घर गया। उसकी सालगिरह थी और घर वालों के सामने हम इंतहा के मीसने थे, उनको कुछ नहीं बताते थे। सालगिरह पे एक छोटा सा केक हम 7 लोगों में तकसीम हुआ। रात को हम जब कमरे में अकेले हुए तो उसे एक डब्बा पकड़ा दिया। उसने खुशी और हैरत से उसे उलट पुलट कर कर देखा और पूछा, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ओह अच्छा, मेरे पास भी कुछ है। मैंने हैरत से पूछा, वाकई? क्या? उसने अपने अटैची केस से एक छोटा सा डब्बा निकाल के मुझे दे दिया। पहले उसने अपने डब्बा खोला तो खुशी के मारे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था। उसको फोटोग्राफी और ब्रांड सर्च करने का खौफ था, जिसको वो दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। उसने जल्दी जल्दी उसे निकाला, ऑन किया और कहा, लेट्स टेक अ सेल्फी। और ये हमारी एक साथ पहली बाकायदा फोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया कि एक स्पोर्ट्स वॉच थी। उसको मेरी ख्वाहिशात का बाखूबी इल्म था। ये काफी महंगी थी, जिसकी मैंने जिंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश ही की थी। इसके पैसे उसने अपने खर्चे में से कैसे बचाए थे वो मेरी समझ से बाहर था। उसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। उस रात हमने अपने तहाइफ को खूब इंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूर अंदेश होती हैं। वो अपने हमसफर के साथ बच्चों के नाम, हत्ता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों की डिजाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब उनको खुद से बेहतर जिंदगी दे सकें। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुप के कोशिश कर रहे थे।
उसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी थी और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेके कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती कि बहनें जवान हो रही हैं, उनका तुम्हें ख्याल नहीं। गो कि मैं घर में थोड़ा खर्चा दे देता था, लेकिन सास बहू की वही असली लड़ाई के सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। मैंने इस हवाले से कभी घर बहस नहीं की। वो अपनी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझ के इस बात पे खूब लड़ाई की कि खर्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी अपनी भी जरूरियात हैं। वालदा गरज बरस के चुप हो गई। जबकि तनख्वाह आई तो उसने खुद ही वालदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं। माँ ज़ेर हो गई कि कैसी फर्माबरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए उसने सारी जिंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी उसका बर्थडे सरप्राइज था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लॉट। उसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है तो जिंदगी में पहली दफा मेरे सामने वो धाड़े मार मार के रोई, जैसे ये सब आंसू उसने उसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफी देर खाली प्लॉट में मिट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली जमीन पे घसीटती और किसी बच्ची की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। जिंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। जिस दिन मुझे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला उस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात उसकी तबीयत मामूल से ज्यादा खराब हुई। मैं अपनी जिंदगी में सारा को लेके कभी नहीं डरा, उस वक्त भी नहीं जब पूरे खानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा उसकी इस हालत ने मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं उसे लेके अस्पताल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में उसको उठा के भाग रहा था। उसकी हालत खराब थी। डॉक्टर्स ने एक जिंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था जिसका जवाब वाज़ह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पे घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उसने उसके लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा देके मुझे दगा दे गई। उसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तहफ़ पे भारी था। मैंने उसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम रखा। आज भी अपनी बेटी को जब उस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लॉट के पास उसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो वो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं। मैं उसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं उसे किस तरह बताऊं कि ये उसी का घर है, ये उसकी मलकियत है जिस पे उसके अलावा किसी का हक नहीं, किसी का हक नहीं, किसी का हक नहीं।